ठीक है, क्या करेंगे, वही जो करते आ रहे हैं ज़माने से। ठीक है कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीक और आप देख रहे हैं ILCC अलीक्स क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। कई सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, आज हम उसके आगे करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम लोग जो लास्ट टॉपिक किया था, हम लोगों ने मोमेंटम इम्पल्स किया था पिछले क्लास में। अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो क्या दे रखा आगे, मोमेंटम का कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे होता है इनर्शिया का एग्जाम्पल था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ मोशन का, ऐसे ही मोमेंटम के भी कुछ एग्जाम्पल्स है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है जो हम डेली लाइफ में वैसा हम महसूस करते हैं या करते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ मोमेंटम लिखते हैं इसको, एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल एक दे रखा है, गेटिंग बैकवर्ड जर्किंग, when fired from bullet। क्या मतलब समझ में है? जैसे जब भी कभी कोई गन चलाएंगे या मशीन गन चलाएंगे या बुलेट चलाएंगे, तो वो जब ऐसे फायर करते हैं तो वो जो बुलेट है जो गन के अंदर होता है, एक स्प्रिंग के थ्रू उस पर एक मोमेंटम लगता है, क्योंकि पहले वो रेस्ट में था और जब स्प्रिंग आके उसे पीछे से हीट करता तो वो मोशन में जाता है। तो जितना वो मोशन में रहता है, वो उसी तरह का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से जितना उसको मोमेंटम देगा उतना ही बैक मोमेंटम भी होगा, क्योंकि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो जैसे ये बुलेट जाएगा, तो सॉरी स्प्रिंग जब चलेगा, जैसे ट्रिगर दबाते हैं तो एक तरह का स्प्रिंग जो जाके टकराता है बुलेट पे, तो बुलेट रेस्ट में था, ट्रिगर का स्पीड होता है। फिर बाद में क्या होता है कि बुलेट बाहर निकल जाता है, ट्रिगर फिर वापस आएगा। तो जब ट्रिगर और के स्प्रिंग वापस आता है, तो जब वो वापस आता है तो पीछे की तरफ एक झटका लगता है। अगर हम लोग इधर ऐसे खाली हाथ फ्री हैंड करेंगे तो गन का जिधर मार रहे होंगे, फायर कर रहे होंगे, वो कहीं और चला जाएगा, हाथ घूम के झटके से झटका लगेगा। तो उसको अक्सर देखा हुआ, ऐसे गन मशीन गन वगैरह रख के ये शोल्डर पे रख के ऐसे सेट करके मारा जाता है, क्योंकि तभी जाके वो पीछे की तरफ जो जर्क लगेगा वो उसको डायरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए उसको लगा के रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पता चला गन मार रहे इधर और थोड़ी देर में इधर, तो पता चला कि मार रहे दूसरे को, अपने घर में ही आकर अपने ही लोगों को मारना शुरू हो गया, लगना शुरू हो गया। ठीक है, तो बुलेट को जब हम लोग फायर करते हैं तो उसमें बैकवर्ड जो मोमेंटम लगता है उसको फिक्स करके हम लोग फायर करते हैं, अदरवाइज उसका डायरेक्शन बदल जाता है। तो उसी को लिखा गेटिंग बैकवर्ड जर्किंग व्हेन फायर्ड फ्रॉम बुलेट। फायर अ बुलेट, फायर फ्रॉम गन, फायर अ बुलेट। एक बुलेट को जब फायर करेंगे तो हमें पीछे की तरफ एक जर्किंग लगता है, ये हमारा एक मोमेंटम का एग्जाम्पल होता है। ऐसे ही बोला, जब कभी हम लोग नदी के किनारे बोट से उतरते हैं, कभी नदी पे बोट पे चढ़ा तो होगा, ठीक है ना। तो जब बोट बिल्कुल किनारे लग जाता है तो उस पे से हमें बाहर आना है, जो बनाए रहते हैं उस पे जाने के लिए। तो ऊपर से हम लोग क्या करते, किनारे पटरी पे पैर रख के ऐसे रख के, आप लोग दिख तो नहीं रहा होगा ना, कोई बात नहीं, आप समझ लो, आप इस इंटेलिजेंट हो ना आप लोग। तो ऐसे पैर रख के बोट पे जब ऐसे कूदते हैं तो उधर चले जाते हैं, लेकिन हम लोग पीछे में एक फोर्स लगाते हैं, बोट पे भी फोर्स लगाते हैं, बोट पीछे की तरफ जाता है। तो जितना हम पीछे लगाते हैं फोर्स, मोमेंटम लगाते हैं, उतना ही मोमेंटम में आगे मिल जाता है, हम आगे कूद के चले जाते हैं। वरना ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग जंप करके नहीं जा पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही खड़े रहेंगे तो उतर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो हम उस पर जाके नीचे की तरफ मोमेंटम मैंने कि पीछे की तरफ लगाते हैं, उतना ही वो रिएक्शन में हमें वापस कंजर्वेशन के हिसाब से मिल जाता है। तो उसमें हम लोग बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखते एंड जंप फ्रॉम बोट टू द शोर।
SHORE, शोर, वो नदी के किनारे को बोलते हैं उसको। तीसरा करते हैं हम लोग, तीसरा जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि सपोज हम लोग स्पेस में है, कहाँ पे हम लोग? स्पेस में ग्रेविटी कितना होता है? 0। अभी हम लोग अर्थ पे किसकी वजह से हैं? अर्थ के ग्रेविटी की वजह से। अर्थ खींच के रखा हुआ हमें, इसलिए हम लोग अर्थ पे हैं। अगर ग्रेविटी कम हो जाएगा, जैसे स्पेस में जाते हैं तो ग्रेविटी बिल्कुल 0 हो जाता है, तो उसमें हवा में ऐसे उड़ते रहेंगे हम लोग, ऐसे हवा में उड़ते रहेंगे। कितनी बार समझ में? अब हम में जब उड़ेंगे तो फिर किसी जब कहीं जाना हो, किसी डायरेक्शन की तरफ जाना हो तो जाएंगे कैसे? तो अगर मान लो हमें उधर जाना, तो हम क्या करें? पहले घूम जाएंगे, किसी तरह से घूम जाएंगे जैसे, और हमें पीछे जाना है, जैसे हम लोग स्पेस शिप होता है जिसमें जाते हैं तो रहते हैं उसमें, स्पेस शिप के अंदर। तो स्पेस शिप पे जाना, शिप से पीछे है, तो कैसे करेंगे? इधर फूंक मारेंगे, ऐसे फूंक मारेंगे तो हम लोग एक मोमेंटम दे रहे हैं हवा को, ठीक है ना, मास को एक वेलोसिटी दे रहे हैं। तो जितना हम इसको मोमेंटम के हिसाब से जितना उसको मोमेंटम दिया है, उतना ही हमें कंजर्व किया, उससे पीछे की तरफ मोमेंटम आएगा, और उसी मोमेंटम के हिसाब से हमारा वेलोसिटी पीछे की तरफ, और हम स्पेस में हवा में पीछे की तरफ चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। ऐसे ही फूंक मारते जाएंगे, पीछे चलते जाएंगे, फूंक आगे मारेंगे, जाएंगे पीछे, ठीक है। या जिधर डायरेक्शन में जाना है उसी के रेस्पेक्ट में हमें डायरेक्शन लेके और हम मूव करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मूविंग in space by blowing air, ठीक है ना, हवा को फूंक के फेंक के हम लोग मूव करते हैं। ये भी एक मोमेंटम का एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे स्पेस में जो बहुत सारे एरोप्लेन है या एयर जेट फाइटर होते हैं, ये भी हमारा दिखाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, पर ये है एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अप्लीकेशन है, बल्कि एग्जाम्पल नहीं है, ये लाइफ में हमारे अप्लीकेशन होते हैं इसके, इस तरह के। आगे चलते हैं हम लोग, अगला टॉपिक देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अगला दे रखा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्या डेफिनेशन दे रखा थर्ड लॉ ऑफ मोशन का? every action has equal and opposite reaction, ठीक है ना। हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो चीज़ भी उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगाता है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मान लो फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। यानी एक बॉडी पे जैसे हमने ए पे फोर्स लगा बी से, जैसे मैं बी हूँ, ये दीवार पे ए है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस दीवार पे, तो वो दीवार भी मुझ पे उतना ही फोर्स लगा देगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये, और इसके बाद क्या होगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन एवरी एक्शन, दुनिया में कभी भी कहीं पे भी फोर्स लगाएंगे तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पहले देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे एग्जाम्पल दे रखा न्यूटन थर्ड लॉ का, क्या दे रखा है? हम लोग जैसे वॉक करते हैं तो ये हमारा वॉकिंग जो है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम लोग क्या होता है, ज़मीन पे खड़े हैं तो ये हमारा पैर ऐसे होता है, दिख रहा है भैया? टूर वाले बच्चे दिख रहे हैं? ये हाथ है, पैर नहीं यार, फिर भी दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं,
ठीक है। तो हम अपने पैरों पे, जैसे मैं खड़ा हूँ अपने पैरों पे, ठीक है ना। अब मैं चलना चाहूँगा तो कैसे चलूँगा? तो पहले क्या करूँगा, जैसे मुझे चलना है, जो पैर मुझे उठाना है, तो उसका ये अगला हिस्सा ये ऐसे हो जाएगा और ये हील का पार्ट जो है ना ऊपर जाएगा। आप घर पे बैठ के एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। तो जब ये ऊपर हो जाएगा, ये फिंगर के टाइप साइड से जब हम लोग प्रेस करेंगे इसको, तो एक फोर्स लाएंगे ज़मीन के अंदर और इसी डायरेक्शन में एक रिएक्शन हमें मिलेगा। तो ये पैर जब रिएक्शन होगा ना, तो ये पैर अपने आप से उठ जाएगा, क्योंकि एक पैर पहले जाएगा। जैसे ये एक पैर मैं आगे ले आकर रख दिया, ये रख दिया ये बिल्कुल। अब जब मैं इधर करूँगा तो ये उठेगा और उठने के बाद एक फोर्स लाएगा और ये उठ के फ्री होके फिर जब मैं आगे रख दूंगा इसको, ठीक है। तो एक एक्शन करूँगा ज़मीन पे, वो रिएक्शन देगा। उसको बैलेंस करने के लिए एक पैर पहले ही से आगे बढ़ के रहता है और इसी तरह से हम लोग एक आगे रखते हैं, उठाते हैं, फिर रखते हैं, फिर दूसरे उठाते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। तो ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। वॉकिंग बाय वॉकिंग जो है एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, न्यूटन थर्ड लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही दे रखा है, जितने भी लॉन्चिंग होते हैं, जैसे स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो क्या होता है, जहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में इसरो है, इसरो का फुल फॉर्म जानते हैं? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये इसरो है। यहाँ पे स्पेस में शिप का जाना आना कैसे जाएगा, लॉन्च कैसे करेंगे, कितना कंटेंट होना चाहिए, क्या मटेरियल, कौन सा प्रिंसिपल, ठीक है ना, इन सारी बातों को स्टडी करना, बनाना, लॉन्च करना, ये होता है। तो जब लॉन्च जहाँ करते हैं, जैसे इंडिया में इसरो है, तो इसरो जहाँ पे अपना कहीं ना कहीं से, जैसे उधर राजस्थान में बहुत सारी जगह हैं जहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो जब लॉन्च करते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर एक फ्यूल होता है, जब उसको फ्यूल को बर्न कराते हैं तो वो धुआं देता है, स्मोक निकलता है और उस स्मोक को नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से फोर्स से नीचे की तरफ निकाला जाता है। और जब नीचे की तरफ फोर्स को निकालेंगे तो उतना ही फोर्स वो उस बॉडी पे लग जाएगा और फिर वो बॉडी जो ना ऊपर की रिएक्शन के टर्म में वो ऊपर जाता रहेगा। तो जो सैटेलाइट के लॉन्चिंग होती है वो न्यूटन थर्ड लॉ के प्रिंसिपल पे होता है। तो क्या लिखेंगे, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, ये हमारा जो है न्यूटन थर्ड लॉ के उस पे होता है। कितनी बात सुन में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट के अलावा, ठीक है। इसमें स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग में भी न्यूटन थर्ड लॉ यूज़ होता है। जैसे स्विमिंग करते वक्त देखा होगा, आज जो स्विमर होता है वो हाथ को ऐसे रखता है, फिर पानी को पीछे खींचता है, फिर दूसरा हाथ को रखेगा ऐसे, पानी को पीछे खींचेगा, तो वो पानी जब वो पीछे जब बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचा होता है तो वाटर भी जो है उतना ही फोर्स उसके हाथ पे लगा देता है, तो वो हाथ से आगे की तरफ जाता है। जैसे बोट वगैरह चलते हैं, जो पहले जैसे बोट चलते थे, किश्ती चलते थे नदी में, तो जो बोट चलाने वाला एक आदमी होता था तो उसके पास लकड़ी के पट्टे बने होते थे, तो उसको ऐसे पानी में डाल के ऐसे दबाता था तो वो पानी काटता था। इधर वाला भी तो ऐसे, तो उसको दोनों हाथ से ऐसे भी करते थे, ऐसे ऐसे करता था तो वो पानी ऐसे जाता था, पानी काटा तो पानी को पीछे लगा तो उतना ही फोर्स लग जाता था, तो पूरा बोट जो है ना चलते रहता था। तो पहले हाथ से मैनुअल होता था, ऐसे बोट को पार कराते थे। अब मशीन आ गया है, क्योंकि लोड ज़्यादा लोग जाने लगे हैं, गाड़ी बाइक साइकिल, तो उतना लोड को हाथ से नहीं कर पाएंगे, तो अब मशीनों के थ्रू पानी को काटते हैं, पीछे पानी को मशीन दर 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 करता है और फिर उसी का रिएक्शन होता है, तो पूरी बोट वेट लेके आगे बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। कितनी बात समझ में, आगे चलते हम लोग। यहाँ तक आपके कोर्स के हिसाब से हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। लेकिन हमारे वीडियो देखने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, वो बच्चे भी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी जो नीट जेई के फाउंडेशन बना रहे हैं। तो कुछ टॉपिक मैं अलग से बता देता हूँ इसी जगह से, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अच्छा लगेगा। और क्या पता जामिया में पूछ ले, डिप्लोमा में, क्योंकि वो लोग थोड़ा ऊपर से पूछते हैं, तो छोटे छोटे सवाल पूछ ले, तो उनके लिए जो लोग फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे हैं। बाकी जो लोग जो क्लास में 9th क्लास में, उनके हिसाब से यहाँ पे ख़त्म हो गया। और अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो उनके लिए है जो लोग इंट्रेंस की तैयारी करेंगे या फिर फाउंडेशन बना रहे हैं। क्या बताया कि सपोज़ करते हम लोग कई सारे बॉडीज़ को इस तरह से कनेक्ट कर दे रहे हैं,
मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा बुक का, मगर ये थोड़े से कंसेप्ट, इसका हेडिंग डालते मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, कनेक्टेड बॉडीज। तो एक मास ले लिया हम लोगों ने m1, यहाँ पे एक दूसरा मास है, इसे ले लेते हैं हम लोग m2, और एक तीसरा मास ले लेते हैं छोटा सा, ये भी m3। ये तीनों मास जो ना एक दूसरे से कनेक्ट है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जब फोर्स लगा के खींचेंगे तो ये तीनों मास खींचे जा रहा है। कितनी मास में, ये मान के चलते कि तीनों मास खींच रहा, तीनों मास मोशन में है। जैसे हम लोग करते हैं बहुत सारी चीज़ें पकड़ खींच के लेके जाते हैं, तो ऐसे हम लोग खींच के लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से जो फोर्स लग रहा होगा ये तीनों बॉडी को मूव करा रहा होगा एक साथ। तो जब फोर्स लगता है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये जब फोर्स लगा रहा है, जब तीनों बॉडी मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तीनों का एक्सेलरेशन एक ही होगा, लेकिन कितना होगा कैसे निकालेंगे वो हम निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये निकालने जा रहे हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो फोर्स अपॉन मास आ जाएगा ये, ठीक है। A इज इक्वल टू एफ अपॉन, हम कैपिटल M ले लेते हैं क्योंकि इसमें कई सारे मास हैं, तो सारे मास को मिला लेंगे तो एक कैपिटल M ले लिया। अब ये तीनों का मास अगर करना चाहेंगे तो F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया इस तरह से। कितनी बात भी, यानी अगर ये तीनों को एक साथ मूव करा तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये फोर्स कितना लग रहा है और ये तीनों का मास कितना है मिलाकर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ये तीनों के लिए ये कॉमन एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। A इज सेम फॉर ऑल थ्री बॉडीज, ठीक है ना। एक्सेलरेशन तीनों के लिए A है, ये एक्सेलरेशन है, तीनों के लिए बराबर होगा। अब क्या बताया कि अब ये जो वायर है या रोप है, इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो जाहिर है ये जब इधर से खींच रहे होंगे तो ये एक फोर्स इधर लगा रहा होगा खींचने के लिए। तो जब ये इधर फोर्स लगा तो रिएक्शन में एक फोर्स इधर भी लग रहा होगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं फोर्स जो लग रहा है इधर से, इसको हम लोग टेंशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा होगा, एक इधर से फोर्स लग रहा होगा यानी टेंशन लग रहा होगा, तो इधर भी एक टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। और ये खींचते हुए चले जा रहे होंगे। इसको अगर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं T1 टेंशन और इसको ले लेते हैं T2 टेंशन। कितनी बात में, तो अगर हम लोग T1 निकालना चाहते हैं, ये टेंशन क्या है, एक तरह का फोर्स है, ये बात समझ आ रही है, ये भी फोर्स है। तो अगर T1 निकालना चाहेंगे तो कितना होगा टेंशन का वैल्यू, कितनी बात में। तो हम लोग यहाँ लेते हैं टेंशन T1 कैसे लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, होता है ना, टेंशन भी फोर्स होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है इसके पीछे कितना मास है वो लेंगे, तो ये मास m2 प्लस m3 इंटू A मतलब ये एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन निकल के आया था। कितनी बात सुनाई, जैसे ये फोर्स था तो फोर्स तो उधर लगा रहे थे, इस डायरेक्शन में लगा रहे थे, तो कितना मास था, तीनों मास था, तो तीनों को प्लस कर दिया था हम लोगों ने। अब हम लोग टेंशन निकाल रहे तो इसके पीछे कितना मास है, दो मास है, तो उन दोनों को प्लस कर लिया। अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन को अगर हटाना चाहें तो A की जगह पे ये वाला वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या मिलेगा, T1 इज इक्वल टू m2 प्लस m3 और ये F अपॉन
m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना। ये 2 मास ऊपर रहेगा इसके पीछे वाला, और बाकी तीनों मास नीचे, और ये फोर्स जो लग रहा था ये एक्सेलरेशन के हिसाब से। तो ये T1 निकालने का तरीका है। कितनी बात समझ में आई? या तो एक्सेलरेशन निकाल लो पहले, इससे एक्सेलरेशन निकाल कर ये वाला में डाल दो, या फिर ऐसे निकाल लो। अब अगर हम लोग T2 निकालना चाहते हैं, यहाँ पे जो T2 है इसे निकालेंगे तो ये कितना होगा, इसमें भी मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं टेंशन T2, तो T2 जो होगा उसके यहाँ से जो मास पीछे है वो m3 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर हमें एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया तो ठीक है, नहीं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ से डाल देते हैं। तो T2 इज इक्वल टू m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एफ, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो एक इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत छोटा है बड़े क्लास में, लेकिन जो लोग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं जेईई नीट के लिए, उनके लिए हमने ये बता दिया कि अगर बॉडी एक सरफेस पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर हॉरिजॉन्टली मूव कराएंगे तो फिर कितना एफ का वैल्यू या ए का वैल्यू कितना निकालेंगे, ठीक है ना। ए का वैल्यू क्या होगा, तो फोर्स कितना लग रहा है उससे, फिर टी कितना होगा, T1 कितना होगा, T2 कितना होगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, ठीक है ना। आगे चलते हैं, और आगे जब जाएंगे तो ये तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा था, अगर इसी को हैंग कर दे, ऐसे ऊपर से नीचे टांग दे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, टेंशन। तो इसे मिटा के फिर एक नया टेंशन लेते हैं, ठीक है ना। यूं ही बहुत सारे टेंशन है, और इस तरह से उलट उलट के हम लोग टेंशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, जब ज़्यादा टेंशन झेलने की आदत हो जाएगी तो लाइफ में जब परेशानी आएगी तो आप उसे बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि आप उससे पहले इतने बर्दाश्त करने की आदत बना चुके हो, ठीक है ना। बोला कि अगर हम लोग इस तरह से एक फिक्स बॉडी है, यानी हैंग है कर रहे हैं, एक मास यहाँ पे ले लिया, इसको दे लिया m1, ठीक है ना, m1, यहाँ पे हमने दूसरे मास लगा लिया m2, ठीक है ना, m2, और एक फिर तीसरा मास यहाँ पे लगा लिया हम लोगों ने m3, ठीक है, ये m3 है। अगर हम लोग इस बॉडी को स्टेशनरी यानी रुका हुआ है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी, ठीक है ना, रुका रहेगा, तो यहाँ पे एक टेंशन लगेगा, इसको T1 बोलेंगे हम लोग। और ये जो टेंशन लग रहा है वो तीनों मास नीचे लटका हुआ उसकी वजह से है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा, यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है, ये T2 का लगेगा, ये इसके नीचे जो मास लटका हुआ उसकी वजह से यहाँ पे टेंशन हो रहा है। और एक यहाँ टेंशन लगेगा T3, कितनी बात में, लेकिन ये स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है। ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जो फोर्स होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो m इंटू जी होता है। जैसे हम लोग सरफेस में m इंटू ए लेते हैं, ऐसे ही ए हट के जी लग जाता है। कितनी बात समझ में आई? ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगता है। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा T1 वो क्या होगा, कैपिटल M इंटू जी। ये कैपिटल M सबका मास ऐड करके है, तो इसको अगर हम लोग लेते हैं कैपिटल M को, तो यहाँ पे कर सकते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। ये हमारा टेंशन ये वाला यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, तीनों का मास प्लस कर दो, और जी कितना नीचे, जी जो काम कर रहा है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैलकुलेशन के लिए हम लोग आसान के लिए 10 भी ले लेते हैं। कितनी बात में, तो यहाँ पे जो टेंशन लग रहा होगा इतना लग रहा होगा, यहाँ पे जो T2 लग रहा होगा वो T2 क्या होगा, इसके नीचे कितना मास है, तो m2 प्लस m3 इंटू जी, ये आ जाएगा हमारा। जी सब पे बराबर लगेगा। और यहाँ T3 अगर निकालना है तो इसके नीचे एक ही मास है m3 और जी, तो ये T1 T2 T3 ऐसे निकाल लेते हैं। कितनी बात में, लेकिन ये क्या पूरा हैंग किया, मूव नहीं कर रहा है, ऐसे लटका हुआ है।
अगर मान लो एक फोर्स ला के ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं, हाँ जैसे जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई चीज़ लेकर लिफ्ट का ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ज़ाहिर है या किसी चीज़ में हम लोग लटके हुए उसको खींच के ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है जब ऊपर जाएगा तो फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा होगा, जितना ग्रेविटी लग रहा होगा फोर्स, उससे ज़्यादा फोर्स ऊपर से लगाना पड़ रहा होगा, तभी जाके मूव करेगा। तो जब हम लोग इस बॉडी को मोशन में लेते हैं, मूविंग अपवर्ड, इसी को हम फिगर को फिर से बना रहे हैं। ये m1 है, ठीक है, ये m2 है और ये m3 है, m3 है, और ये मूव कर रहा है, मूविंग अपवर्ड, मूविंग अपवर्ड with a constant acceleration, with constant acceleration, या यूं कह सकते हैं एक ऊपर से फोर्स लग रहा है, ऐसे ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, इन टेंशन को निकालना है। कितनी बात में, तो यहाँ पे जो जितना नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा उससे ज़्यादा ये फोर्स लग रहा होगा, और जो नेट ज़्यादा जो फोर्स लगा उसकी वजह से वो ऊपर मूव करेगा, उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये मिटा दे रहा हूँ, मिटा के यहाँ से कर रहा हूँ, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ये समझ में आ गया ना ये। तो ये ऊपर जब मूव कर रहा होगा तो इसमें क्या होगा, ये हम लोग फोर्स ले लेते हैं, और ये तीनों का जो वेट है नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। ये जो वेट है m × g नीचे काम कर रहा होगा, और इससे ज़्यादा इसमें टेंशन लगा के ऊपर ले जाएंगे या फोर्स लगा के ले जाएंगे। ये जो फोर्स है, फोर्स भी ले सकते हैं या इसी टेंशन को बोल सकते हैं। ये T1 जो ना ऊपर खींच रहा है, तो यही रोप है ये, तो F लेना चाहे ले सकते हैं, वरना T तो ये काफ़ी है। तो क्या बताया कि T1 में से इसका वेट को माइनस कर देते, सभी का वेट माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो नेट फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, अपवर्ड। कितनी बात समझ में, नेट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। T1 माइनस वो टेंशन में से ये टोटल मास हो जाएगा। टोटल मास कितने हो जाएगा, m1 m2 m3, और ये नेट फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा, F = m × a, ये भी m × a हो जाएगा, ये भी m, तीनों मास के लेके करेंगे। कितनी बात सुन में, तो ये जो माइनस में है इसको हम लोग चाहें तो इस वाले को आगे लिख लेते, कोई बात नहीं। ये m1 + m2 + m3 × a, और ये है T1 - m1 + m2 + m3। कुछ बात समझ में आ रही है। ये माइनस में था, इंटू जी भी है, ये जी भी है, ये माइनस में था, ये जी यहाँ छूट रहा है। अच्छा, ये जी है, ये m × a है, ठीक है। ये जो माइनस में था उधर ले जाएंगे तो वो जाके प्लस हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, T1 = ये उधर जाएगा तो m1 + m2 + m3 × a + m1 m2 m3 × g, ये तीनों एक जैसे कॉमन निकाल लेंगे, m1 + m2 + m3 a + g, ये बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो टेंशन होगा ये m1 + m2 + m3 × a × g आ गया, a + g आ गया। और जब स्टेशनरी था तो यही टेंशन जो था m1 + m2 + m3 × g था। अभी जो पीछे मिट गया, ये जब ये रुका हुआ था तो उस वक्त ये वाला T जो था, T1 जो है वो है m1 + m2 + m3 × g था, ठीक है ना। क्योंकि वो स्टेशनरी था तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं था, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 डाल दिया था, 0 है। लेकिन यहाँ बॉडी जब ऊपर जा रहा है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन है। जब एक्सेलरेशन है तो A कितना एक्सेलरेशन होगा और G कितना, उन दोनों को प्लस करके और फिर वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ऊपर मूव करेगा तो उसमें क्या होगा, A अलग से और आने लगेगा। मान लो T2 निकालना है तो T2 क्या हो जाएगा, T2 =
जितना नीचे मास है वो ले लेंगे, तो क्या होगा m2 प्लस m3 इंटू ए प्लस जी। पहले खाली जी आता था, अब हम ए भी आएगा इसमें, क्योंकि मूव कर रहा अपवर्ड। कितनी बात समझ में आई? टी यहाँ वाला टेंशन 3 निकालेंगे तो m3 ए प्लस जी, ठीक है ना। तो इसमें ए अलग से प्लस हो जाता है जब बॉडी मूव करता है। तो कितनी बात सुनी? यानी बॉडी को जब हैंग करते हैं तो ये देखते हैं कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। कितनी बात सुनी? रेस्ट में है तो वो तो टेंशन खाली मास कितना है लटका हुआ जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जहाँ का भी टेंशन है उसके नीचे कितना मास लटका हुआ वो मास लेना है, जी से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर मूव कर रहा अपवर्ड, तो अगर एक्सेलरेट कर रहा, क्या एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसमें फिर ए एंड जी यानी जी के साथ ए और प्लस हो जाएगा। वैसे ही है टेंशन T1 जो है ना m1 m2 m3 ए प्लस जी, ए प्लस हो गया। फिर T2 निकालेंगे ऐसे ही वो ए प्लस जी आ जाएगा, मास 2 रहेगा। T3 निकालेंगे एक मास और ये फिर ए प्लस जी, ए आ जाएगा एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेटेड बॉडी है तो एक चीज़ और, अगर यूनिफॉर्म मोशन से अगर ऊपर जा रहा है, क्या यूनिफॉर्म मोशन से, तो जब यूनिफॉर्म मोशन से जाता है तो एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये चीज़ें देखना है कि जब बॉडी ऊपर जा रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है या एक्सेलरेटेड जा रहा है। अगर एक्सेलरेटेड जा रहा होगा तब तो ये वाला ए जी आएगा, और यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। कौन? अच्छा अच्छा, अभी कर लूँगा मैं, बंद हो गया। ऑन है ना, ये चल रहा ना। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मूविंग अप में 2 चीज़ें क्लासिफाई करना। मूविंग अप में, मूविंग अप 2 चीज़ें क्लासिफाई करना है। एक एक्सेलरेटेड हो रहा है, दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को, या यूनिफॉर्म हो रहा है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होता, तो वो पुराना ही फॉर्मूला आ जाएगा, चाहे वो स्टेशनरी हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, दोनों का वही फॉर्मूला आ जाएगा। T1 m1 m2 m3 जी से मल्टीप्लाई m2 m, तो इस तरह चलेगा। अब अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगा तब इसमें ये ए आएगा। कितनी बात सुनमें? ये छोटे से फॉर्मूले, बहुत छोटा सा, कुछ करना नहीं है। मास दिया रहेगा और ये चेक करना है कि ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो एक्सेलरेटेड जा रहा है तो एक्सेलरेशन कितना, उसको ए एंड जी को प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है। और यूनिफॉर्म में जा रहा होगा या स्टेशनरी होगा तो इससे कर लेंगे, टेंशन निकल जाएगा। तो ये 2 फॉर्मेट हो गया, एक तो हॉरिजॉन्टल में रखा था, एक हैंग कर दिया, तो ये हो गया। अब एक और है जो बहुत ही कॉमन है, इवन एमयू में भी पूछ चुका ऐसे क्वेश्चन, जेएमयू में तो पूछता ही रहता है लेकिन एमयू में पूछा हुआ है। अगला ये है, देख रहे हैं, ये भी एक थोड़ा एडिशनल टॉपिक करा दे रहा हूँ मैं। मोशन ऑन अ कनेक्टेड पुली, ये एक पुली है। पुली मतलब वो जो व्हील की तरह होता है, घूमता रहता है, और इसके एक रूप के सपोर्ट से 2 मास को हैंग कर दिया गया है। एक मास ये कैपिटल एम से दिखा रही है, ये दूसरा मास स्मॉल एम है। अब ये जो मास है इसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगा तो जितना फोर्स लगेगा वो m/g फोर्स लग रहा होगा, और उस फोर्स के चूँकि मास ज़्यादा है, ये मास भी कम, ये मास है स्मॉल मास है, इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन ये फोर्स कम होगा क्योंकि मास कम है, तो ये फोर्स कम होगा। यहाँ फोर्स ज़्यादा होगा, तो जब ज़्यादा फोर्स होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। मगर ये जो रोप के साथ ये कनेक्ट है दोनों, तो इधर से रोप के थ्रू एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, रिएक्शन बोल के, एक्शन का रिएक्शन होता है। अब वो टेंशन, ये जो पुली है फ्री है, तो ये पुली के थ्रू यहाँ टेंशन आ जाता है, और ये टेंशन ऊपर की तरफ खींचता है तो ये ऊपर जाने लगता है। हालांकि इस पर भी m/g नीचे काम कर रहा है, लेकिन इसका ये टेंशन ज़्यादा होता है तो ये ऊपर जाने लगता है, और इस तरह का एक मोशन होने लगता है। अब यहाँ हमें निकालना एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि दोनों एक साथ, ये नीचे जा रहा होगा तो ये ऊपर जा रहा होगा, दोनों एक साथ मूव कर रहा है, तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा। और ये टेंशन इधर है तो वही टेंशन सेम इधर है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हमें ये ऐसे पुल कर रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ट्रांसफर होकर यहाँ पे भी है, तो ये जो कितना टेंशन होगा ये निकालना हमें। कितनी बात सुनी? तो सबसे पहले इस वाले बॉडी पे देखते हैं। फॉर मास एम, कैपिटल एम ले रहे हैं, इस पे क्या होगा, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा m/g माइनस टी, ये जो टेंशन है माइनस कर देंगे तो जितना नेट फोर्स होगा वो लगेगा। नेट फोर्स होता है m/a के बराबर। ये मास कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। तो ये हमारा एक फोर्स लग रहा है इस पे, ये इक्वेशन 1 कर लिए।
फॉर मास m के लिए, और यहाँ पे करते हैं फॉर मास स्मॉल मास m, ठीक है ना। इस पे टेंशन ज़्यादा है, टेंशन ऊपर काम करता है, टेंशन में से m इंटू जी को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा m इंटू ए, मास इसका मास और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इससे ये मूव करेगा अपवर्ड, ठीक है। यहाँ तो ये डाउनवर्ड मूव करता है, ये अपवर्ड मूव करेगा। दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, क्या, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एम जी माइनस टी है, यहाँ टी माइनस एम जी है, मगर ये माइनस टी है, ये प्लस टी है, जब ऐड करेंगे तो ये टी टी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एम कैपिटल जी ये वाला, और फिर ये माइनस स्मॉल एम जी ये वाला आ जाएगा ऐड करने पे, फिर ये आ जाएगा एम ए प्लस एम ए। कितनी बात सुन में, यहाँ से जी कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, कैपिटल एम माइनस एम स्मॉल एम इंटू जी, और यहाँ से ए कॉमन निकाल लेंगे तो ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए, और ए का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकल जाएगा ए का वैल्यू, तो ये इधर ला लेंगे तो एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये एक्सेलरेशन निकालना, ऊपर में दोनों का मास का डिफरेंस है, नीचे दोनों का मास का प्लस है, और जी से मल्टीप्लाई कर दिए, अपना एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। आगे चले पीछे चले, आगे जब जाएंगे तो हम लोग टेंशन निकालना चाहते हैं। एक्सेलरेशन तो निकाल दिए, टेंशन निकालने जा रहे हैं, तो टेंशन पे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा हमारा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये आएगा एम जी माइनस टी अपॉन एम जी, ओ सॉरी टी माइनस एम जी, ये आ गया टी माइनस एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए अपॉन स्मॉल एम ए। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर से और इसको इधर से, ठीक है ना, नहीं कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा एम कैपिटल एम जी माइनस टी, और ये आ जाएगा कैपिटल एम टी माइनस स्मॉल एम ए, ये आ जाएगा, ठीक है। जी है, अच्छा जी डाल दिया, सही जी डाल दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैपिटल एम स्मॉल एम जी माइनस एम टी, इसे करें कैपिटल एम टी माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम जी। ये जो है टी वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और ये उसको, तो ये माइनस में था, इधर आके प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम कैपिटल एम स्मॉल एम जी कैपिटल एम स्मॉल एम जी, और ये एम टी तो था ही था पहले से ये, और फिर ये जो था माइनस था उधर जाके प्लस हो गया स्मॉल एम टी, ये दोनों लाइक है तो ये हो जाएगा 2m कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी, यहाँ से t कॉमन ले लेते हैं तो m प्लस m आ जाएगा, ठीक है। t का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इसको नीचे कर देंगे तो t इज़ इक्वल टू 2 कैपिटल एम स्मॉल एम जी अपॉन m प्लस m, ये हो गया। या फाइनली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या चीज़ है कि टेंशन इज़ इक्वल टू 2 कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन m प्लस m होल ब्रैकेट इंटू जी, तो ये हमारा एक टेंशन का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है ना। तो यही इसमें पुली में आपको ये सब करने की ज़रूरत तो है नहीं, आप चाहो तो ये याद रख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन m प्लस m इंटू जी, और टेंशन अगर निकालना है तो ट्वाइस m इंटू एम दोनों के मास को मल्टीप्लाई करना है, नीचे प्लस करना है, g से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये फॉर्मूला याद करके आप यूज़ कर सकते हैं। देखूंगा मैं हुआ तो क्वेश्चन करा दूंगा, मैंने तो ये फॉर्मूला इसलिए बता दिया ताकि एक पता रहे कि कैसे पुली पे आता है ये, ठीक है। तो नोट कर ले, और समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
सभी बच्चे जो लोग रेगुलर 9th क्लास के जा रहे हैं वो तो उनको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एकेडमिक मिलता रहेगा। जो लोग एमयू जामिया के एस्पिरेंट है वो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस पे आपको जामिया एमयू का पेपर, क्वेश्चन, कंटेंट तो हम देते ही हैं, बाकी ये सब देते रहेंगे। और उसके बाद जो लोग फाउंडेशन कर रहे हैं नीट जेई के लिए, वो भी हमें वीडियो को देख सकते हैं। अगर कोई लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, कोई अगर कोई लगता है कि इसको और कैसा बेहतर कर सकते हैं, तो कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन डालना चाहे तो आप लोग कमेंट भी लिख सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे और इसको बेटर कर सकते हैं, जो ज़्यादातर बच्चों को और नीडी बच्चों को फ़ायदा पहुंचा सकता हो। तो इसके लिए आप चाहे तो हमें कमेंट करके लिख सकते हैं कि कैसे हम मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। ओके, बंद करो।